उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद पर जब ये एलिगेशन लगाए गए कि उस मस्जिद के नीचे श्री हरिहर टेम्पल था एक वक्त पर और उस टेम्पल को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। और जब जुडिशरी ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट कर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उस मस्जिद में जांच करने के लिए भेजा, उसी वक्त उस जगह पर हिंदू मुस्लिम वायलेंस और क्लैशेस हमें देखने को मिले। यहां तक कि उन क्लैशेस में गोलियां भी चली जिसमें 20 लोग घायल हो गए और 5 लोगों की जान भी चली गई, जिसमें एक पुलिस का मेंबर भी था। लेकिन अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में और दूसरी जांच में यह पता चला है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन से जो 6 गोलियां बरामद की गई यानी कार्ट्रिजेस बरामद किए गए, वो पाकिस्तान और अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग के थे। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया से वो नहीं लिए गए थे, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, आर्म्स की स्मगलिंग हुई थी, एमिनेशन की स्मगलिंग हुई थी। यानी कि संभल का मंदिर और मस्जिद का मुद्दा अब सीधे बदलकर इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जो फिर से हमारी होम मिनिस्ट्री, आर्म्ड फोर्सेस और पूरी की पूरी सरकार पर यह सवाल उठा रही है, उंगली उठा रही है। क्या इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी क्या हम अपनी बॉर्डर्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं? तो ये जो बेसिकली गोलियां पाकिस्तान और अमेरिका की इंडिया के वायलेंस में हमें देखने को मिली है, इसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो हाल ही में बेसिकली हमारे पास ये खबर आई है कि संभल में जो वायलेंस हुआ उसमें जो कार्ट्रिजेस थे वो बेसिकली पाकिस्तान और यूएसए में बनाए गए थे। यानी कि जो इलीगल ट्रैफिकिंग है आर्म्स एंड एमिनेशन की, ये की गई थी। अब देखिए, जो खबर है वो तो हम सभी लोगों को पता है कि जामा मस्जिद के खिलाफ यहाँ पर पीआईएल दर्ज हुई है, उसके नीचे मंदिर था, ऐसे आरोप लगाए गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर गई और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर वायलेंस हुए। और जब इन सारी की सारी चीजों की जांच की गई, तब जाकर एक नया एंगल जो है ये इंटरनल सिक्योरिटी का या आर्म्स और एमिनेशन के ट्रैफिकिंग का हमारे सामने आता है। तो ये जो चीज अभी नहीं निकल कर आई है, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, अगर इसमें इंप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बना है। यानी कि अगर पाकिस्तान या किसी भी दूसरे देश के बॉर्डर से अगर इंडिया में इस तरीके की गोलियां आ सकती हैं, छोटे हथियार आ सकते हैं, तो दूसरी तरीके के भी इलीगल आर्म्स और एम्यूनिशन आ ही रहे होंगे, जो इस तरीके के वायलेंस में अगर यूज किए गए हैं। तो मिलिटेंट्स और आतंकवादी अलग अलग वायलेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्म्स और एम्यूनिशन का इस्तेमाल करना ही था, इसलिए जबरदस्ती संभल में जो वायलेंस है वो करवाया गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बॉर्डर कंट्रोल है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस का हो, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो, या फिर वो होम मिनिस्ट्री का हो, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी है ये पूरी तरीके से अभी भी तंदुरुस्त नहीं है। अगर सही तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया होता तो इसका मतलब इस तरीके के आर्म्स और एम्यूनिशन इंडिया नहीं आते। और अगर छोटी या बड़ी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशन इंडिया आ रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर वेपन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि किसी भी अलग अलग तरीके के वायलेंस में, जो कम्युनल वायलेंस जिसे हम नाम देते हैं, उसमें किसी भी तरीके का आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लोग अलग अलग हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि सरकार का जो बेसिकली काम था बॉर्डर सिक्योरिटी करने का, गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस था इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने का, उस मैनेजमेंट में सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। और जो बेसिकली गवर्नेंस है यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। यानी कि जो कानून को लागू करना है वो सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल हुई है। यानी कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एफर्ट्स हैं उसमें काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जिन देशों से इंडिया में बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर हो रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर हो रहा हो, या फिर आर्म्स और एम्यूनिशन के नाम पर, उन पर्टिकुलर देशों से इंटरनेशनल रिलेशन जो है हमारे, वो भी बहुत ज्यादा खतरे में आएंगे। यानी उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे फिर से दोबारा बिगड़ सकते हैं। और अगर इस तरीके के आर्म्स और एम्यूनिशन उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और कश्मीर और पंजाब तक तो पहुंचेंगे। यानी कि इसके भरोसे, इसके सहारे, इसके बदले कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है वो भी इंडिया में फैल सकता है। यानी कि यहां पर सीधे सीधे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो लिंकेज है वो हमें टेररिज्म में देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन आर्म्स का हो रहा है,
इंडिया में। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर बैठकर इंडिया के वायलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पर वायलेंस तक बात न पहुंचे, कोई मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि वहां पर हिंसा हो, लेकिन फिर भी उन हथियारों का इस्तेमाल करना है और डिस्टर्बेंस जो है इंडिया के सोशल लेवल पर क्रिएट करनी है, तो जानबूझकर उस वायलेंस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहां पर शो किया जा सकता है। प्लस यहां पर अलग अलग कम्युनिटी की सिक्योरिटी का भी मामला आ जाता है, क्योंकि यहां पर अगर हिंदू मुस्लिम आपस में हथियारों का इस्तेमाल करके हिंसा पैदा कर रहे हैं, तो दोनों कम्युनिटी की जो सिक्योरिटी है उस पर भी हमें खतरा देखने को मिलता है। या फिर यहां पर फिर से जो इंडियन यंग ब्रेन्स हैं उनको यहां पर ब्रेन वॉश किया जाएगा, या फिर बेसिकली उन्हें मिलिटेंट या इंसर्जेंसी की तरफ बढ़ाया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर नुकसान देखें तो इंडिया का ही होगा। प्लस इस वजह से जो पॉलिटिकल और कम्युनल टेंशंस हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात तो यहां पर हिंदू मुस्लिम की होगी, तो कम्युनल और पॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ेगी। फिर से कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ नेता वोट बैंक की अपनी राजनीति शुरू कर देंगे और कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब हमें यह पता है कि अगर किसी भी एक रीजन में इस तरीके का वायलेंस हो जाता है, जहां हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं, हथियार चल जाते हैं, या फिर उनका कनेक्शन कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंच जाता है, जैसे अभी पाकिस्तान और अमेरिका से पहुंच रहा है, तो डेवलपमेंट के काम तो वहां पर रुक जाते हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन का पूरा ख्याल सिक्योरिटी में चला जाता है। यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेन या इकोनॉमिक डिसरप्शन है वो बहुत ज्यादा यहां पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी की जब बात आती है तो प्रायोरिटी में सिक्योरिटी को ही रखा जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहां पर प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता। और जो सामाजिक स्तर पर नुकसान होता है, लोगों का जो एक दूसरे पर ट्रस्ट जो होता है वो कम होता है, यानी सोशल डिसरप्शन भी इंडिया का होता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स में। अब अगर इस तरीके के वायलेंस हो रहे हैं तो यहां पर जान और माल दोनों का नुकसान होता है। यहां पर हमारा ह्यूमन कैपिटल तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन जो सरकार की प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुंचता है। फिर वहां पर पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस को तैनात किया जाता है, यानी कि सरकार अपने रिसोर्सेस को सही जगह पर यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाती, उसको डायरेक्ट नहीं कर पाती। तो पहले तो नुकसान हुआ ही है, और नुकसान ना हो उसके लिए रिसोर्सेस को दूसरी दिशाओं में मोड़ना पड़ता है। यानी प्रॉब्लम्स यहां पर हर तरीके से आपको देखने को मिलती है। सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान होना भी यहां पर एक एक्चुअली में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर यहां पर हम लोग ये जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है इनकी हम लोग बात करते हैं, तो इसी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ये चीज जो है, ये खबर जो है ये निकल कर आ रही है। अब सबसे पहला कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से नेशनल सिक्योरिटी अगेन आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और आर्म्स और एमिनेशन का जो इलीगल ट्रैफिकिंग है वो कंटिन्यूअसली इंडिया में अभी भी चला आ रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस का यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। यानी कि रॉ हो गया या आईबी हो गया, चाहे वो स्टेट पुलिस की इंफॉर्मेशन हो, यहां पर उसे मजबूत करना जरूरी है अगर इस तरीके की चीजों को रोकना है। दूसरी चीज, अगर हम लोग ये इन्फिल्ट्रेशन रोकना चाहते हैं तो बॉर्डर लेवल पे जो हम सिक्योरिटी कर रहे हैं वो सिक्योरिटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई या फिर हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, इन सबको बेसिकली हमें और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। नए नए तरीके के जो टूल्स है उसको हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर भारत सरकार ये सोचती है कि अकेले ही वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी तो ये पूरी तरीके से गलत है। बिना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ये नहीं हो पाएगा। यानी भारत को उन देशों को अपने पाले में रखना पड़ेगा जो देश भी आतंकवाद से कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी तरीके का नुकसान झेल चुके हैं, और टेररिज्म के वो भी देश उतना ही खिलाफ हैं। यानी इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन की यहां पर जरूरत है। प्लस भारत सरकार को अपनी इंटेलिजेंस को और अपने कानूनों को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। हम सभी मानते हैं कि ये जो काम है कुछ महीनों का नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे इसमें बेसिकली जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हमें लोगों को यह समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस जगानी पड़ेगी कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन दिखती है जहां पर वायलेंस क्रिएट हो सकती है या हिंसा क्रिएट हो सकती है, तो आप सभी लोगों को अपना अपना धैर्य बनाए रखना है। यानी कि सिर्फ कानून अपना काम करे इससे काम नहीं बनेगा। जो कम्युनिटीज इंडिया में डाइवर्सिटी के नाम पर रहती है उन कम्युनिटीज को भी एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाए रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो हिंसा है ये हम रोक पाएंगे, और ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है जिन कारणों से उसे हम पूरी तरीके से टैकल कर पाएंगे। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोशिश करेगा इसका जवाब देने की। इन लाइट ऑफ recent finding in Sambalware cartridge from Pakistan and the USA were recovered in connection with violent incident, critically analyze the implications of cross-border weapons trafficking and its impact on internal security, discuss the role of forensic investigation
in tracing such connections and suggest measures to address such challenges. इसका जवाब देने की कोशिश करेगा और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए. दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ. I'll see you in the next video. Thank you very much.